बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, अपने प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। ये प्रोग्राम शुरू ही इस वजह से किया गया था कि हम चाहते थे कि हम लोगों की ज़िंदगियों में एक डिफरेंस क्रिएट करें। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि जो लाइफ़स्टाइल हमने अपनाया हुआ है वो किस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है, और कुछ बहुत ही सिंपल चेंजेस अपनी लाइफ में लाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जिस तरह कि अगर रोज़ाना 30 मिनट हम वॉक करें तो हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें क्रेविंग्स हो रही हैं तो हम थोड़ी बहुत अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर, वक्त पर नींद करके, स्ट्रेस को कम करके इन क्रेविंग्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और यही हमारा मकसद है कि अपने प्रोग्राम में आपको छोटी छोटी हेल्थ टिप्स दें, और स्पेशली हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं दिल की बीमारियों के हवाले से। और हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव मशवरा कर सकते हैं। हमारा सिर्फ आपको एक ही पैगाम है कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपना नुस्खा और अपनी रिपोर्ट सामने रखें ताकि हमें आपको बताने में आसानी हो जाए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड असर महमूद यानी साहब, जो कि माहिर अमराज कल्ब हैं, AFIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें उनकी खदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। जी सर, रमज़ान आने वाला है और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रमज़ान से पहले है, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम स्टार्ट में ही ये बात करें कि रमज़ान से पहले क्या करना चाहिए कार्डियक पेशेंट्स को। क्या अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? क्या एहतियात हैं जो उन्हें करनी चाहिए रमज़ान में? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ की हम बात करते हैं कि बहुत से मरीज़ हैं जिनको रमज़ान में एहतियात करनी चाहिए और रोज़े नहीं रखने चाहिए। ठीक है। उसमें सबसे पहले उनसे बात करते हैं, फिर बाकी जो मरीज़ हैं स्टेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिनकी ताज़ा एंजियोप्लास्टी हुई हो, यानी कि उसको साल से कम अरसा हुआ हो और एंजियोप्लास्टी हुई हो, तो उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। उसमें ये होता है कि दवाइयाँ तो बेशक सुबह शाम खा लें इफ्तारी और सहरी के वक्त, लेकिन कई दफ़ा डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से स्टेंट के ऊपर क्लॉट बन जाता है, जिसे हम फिर वो स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं, स्टेंट बंद हो जाता है। और साल के बाद इस स्टेंट के ऊपर एक टिशू की या एक गोश्त की तह बन जाती है और उसको मेटल को कवर कर लेती है, तो उसके चांसेस उसके बाद कम होते हैं। इसी तरह जिनकी अभी चंद महीने हुए हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, उनको भी चाहिए कि पहला साल ज़रा एहतियात करें। 6 महीने गुजर गए हैं तो एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एहतियात करें, चीज़ें सेटल हो जाएं और फिर उसके बाद जो है वो अपनी रोज़े कज़ा कर सकते हैं और बाद में सर्दियों में और ठंड में रख सकते हैं। और वो पेशेंट जिनको दिल का मर्ज़ है और उनको अभी तक दवाइयों से या किसी चीज़ से आराम नहीं आया और उनको थोड़ा सा एग्जर्ट करने पे, नहाने धोने पे, वज़ू करने पे, नमाज़ पढ़ने पे, 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने से सीने में दर्द होता है, तो वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। वो अगर रोज़ा रखेंगे तो अगेन डिहाइड्रेशन हो के क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये लोग चंद ऐसे हैं जिनको रोज़े नहीं रखने चाहिए। मैं दिल के मरीज़ों की बात कर रहा हूँ। सही। बाकी जो स्टेबल पेशेंट है, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, साल से ऊपर हो गया, बाईपास हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास है, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्होंने कोई एंजियोप्लास्टी या स्टेंट नहीं डलवाया हुआ, लेकिन दवाइयों पे उनको आराम है और चलने में, रोज़ाना की एक्टिविटी में, काम काज करने में उन्हें कोई सीने में दर्द नहीं होता, वो अपनी जो है ये रोज़े रख सकते हैं। और रोज़े के साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी दवाइयाँ जो सुबह शाम वाली हैं वो सहरी और इफ्तारी के वक्त ले लेनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सुबह के वक्त, सहरी के वक्त भी पानी ज़्यादा पिए और जब इफ्तारी हो तब भी पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि मेन जो एक ख़तरा होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है। बाकी तो फर्स्ट क्लास आपने खाया पिया नहीं, कैलोरीज भी कम होगी, चिकनाई भी कम होगी, शुगर भी कम होगी, वो बहुत अच्छे पॉजिटिव जो है, मुस्बत जो असरात है रोज़े के वो है जी। सिर्फ एक ही वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और कहीं अगर आपको रोज़े के दौरान डिस्कम्फर्ट महसूस हो, पता चले कि मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है लेकिन सीने पे बोझ महसूस हो रहा है, और वो बोझ जो है वो कुछ देर के बाद, चंद सेकंड के बाद चला जाता है और फिर बार बार आता है, फिर आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए और ज़ुबान के नीचे एंजे से रख लेनी चाहिए, क्योंकि डर ये होता है कि कहीं उसी हालत में आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। बिल्कुल। अगर
आप वो रोज़ा गुजार लेते हैं और एंजियोस्टेट नहीं रखते तो अगला रोज़ा मिस करना चाहिए। अच्छा। और अगले रोज़े में आप फिर उस दिन पानी दबा के पिएं ताकि आपके रीहाइड्रेशन, पानी की जो कमी हुई है वो पूरी हो जाए। उससे अगले दिन बेशक आप रोज़ा रख सकते हैं और यही आप रूटीन रखते हैं, एक दिन रोज़ा रखें, एक दिन रोज़ा ना रखें, ठीक है, गैप अपनी दे बॉडी दें को बीच में। समझें। अगर आपको लग रहा है कि आप रोज़ा रख सकते हैं तो फिर रख लें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर बॉडी, तो फिर आप गैप दे सकते हैं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। सर, ये बात की हमने कार्डियक पेशेंट्स की, अब थोड़ा बात करते हैं उन मरीज़ों को जिनको शुगर है, तो उनको क्या करना चाहिए, और क्या ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं ड्यूरिंग द डे, और स्पेशली जब आपने रोज़ा रखा हुआ होता है तो फिर क्या होता है उन मरीज़ों देखिए, के उसमें दो तरह के मरीज़ होते हैं। एक शुगर वाले वो मरीज़ होते हैं जो सिर्फ गोलियों पे, दवाइयों पे होते हैं, और एक वो मरीज़ होते हैं जो इंसुलिन लगाते हैं। जो गोलियों वाले होते हैं ज़्यादातर, वो तो उनकी तो शुगर रमज़ान में अच्छी कंट्रोल हो जाती है। रीज़न भी वो दिन को खाते पीते कुछ नहीं है, और अगर उनका सुबह की सैरी भी कंट्रोल हो जिसमें मीठे का कोई ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और चिकनाई का और कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, और शाम के वक्त समोसे पकौड़े ना हो, और खजूर जो है एक खजूर से रोज़ा रखें, शरबत, जाम शीरी वगैरह ना पिए, सही। तो फिर उनका रोज़ा कंट्रोल होता है। और उनका बहुत सारे जो शुगर वाले मरीज़ हैं, ये बेस्ट टाइम होता है रमज़ान अपनी शुगर कंट्रोल करने का। वो डिसिप्लिन करते हैं, दिन के वक्त खाते पीते नहीं हैं, सुबह का आप हिसाब से खाते हैं, शाम का हिसाब से खाते हैं, दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से खाते हैं, तो शुगर कंट्रोल है। तो उसमें से एक वर्ड ऑफ काशन ये है कि सुबह आप जब रोज़ा रखते हैं तो दिन ज़रा लंबा है, और उसमें से आई थिंक तकरीबन 12 घंटे का रोज़ा होगा, तो सुबह की जो डोज है वो ज़रा कम कर दें। अच्छा। यानी अगर एक गोली खा रहे हैं तो उस गोली को आधी कर दें, ठीक है। 2 गोलियां खा रहे हैं तो 1 गोली कर दें, और साथ साथ अपनी शुगर चेक करते रहे, उस हिसाब से एडजस्ट करते जाए, क्योंकि दिन लंबा है, 12 घंटे का गैप होगा, आपने कुछ नहीं खाना पीना, तो एक डर होता है कि कहीं शुगर आपकी दिन के वक्त ड्रॉप ना कर जाए। आप ठीक खा है। पी तो कुछ सकते नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही। हाइपोग्लाइसीमिया से आप बेहोश भी हो सकते हैं, आपको और मसले भी हो सकते हैं। कोशिश ये करें कि मॉर्निंग की जो डोज है, सहरी की डोज कम कर दें, अफ्तारी वाली डोज बेशक वही रखें जो पहले वाली है, या उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि अफ्तारी के बाद आपके पास टाइम होता है अफ्तारी से लेकर सहरी तक खाने पीने का, कुछ हो भी तो आप जो है मेडिसिन ले सकते हैं। सर, आपने बात की कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है रोज़े के दौरान, तो मैं चाहती हूँ थोड़े से अलामात आप बता दें कि क्या सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, पेशेंट को किस तरह से पता चलेगा कि उसका शुगर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो रहा है। देखिए, पेशेंट को घबराहट होनी शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरुआत हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी सी धुंधलापन होना शुरू हो जाता है कि बंदा जो है पता चलता है गड़बड़ हो रही है। और जो शुगर वाले मरीज़ों को जब ये सिम्टम हो रहे हों कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, पसीने आने शुरू हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाए, समझिए कि आपकी शुगर ड्रॉप हो रही ठीक है, है। और फिर उस वक्त शुगर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। मैं पूछने वाली थी, आपने बता जी, दिया। चेक जी। करने से, ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड, हाँ, जो इंजेक्शन ताकत वाला लगाएंगे, ड्रिप लगाएंगे, उससे रोज़ा टूटता है, ठीक है। लेकिन ब्लड लेने से, टेस्ट के लिए ब्लड लेने से रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, ब्लड लगवाएंगे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो आपको ताकत या जिस्म में कोई ऐड कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो उससे रोज़ा टूट जाता है, टेस्टों से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जो एंटीबायोटिक्स हैं, या फॉर दैट मैटर इमरजेंसी वाली जो मेडिसिन हैं, पेन किलर्स हैं, ये ऐसे जो इंजेक्शन देते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा। जी, ठीक है। हर ये देख लीजिए, तो आम फैम बात है कि अगर कुछ जो चीज़ आप अपनी ताकत या तकवीत, जिस्म की तकवीत के लिए लेते हैं, उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक जो है। ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ब्लड टेस्ट देने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप दिन के वक्त किसी वक्त भी अपने ग्लूकोमीटर से जो है अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। देखें, हर एक डायबिटिक को पता है, जिस शुगर वाले मरीज़ ने रोज़े रखे हैं ना पिछले, उसे पता है कि उसकी शुगर कैसे बिहेव करती है रोज़े ठीक के है। दौरान। उसके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, कहीं शक भी पड़े तो उंगली पे प्रिक करे और अपनी ठीक शुगर है। ज़रा चेक कर ले, और फिर देखें किस हिसाब से। और बहुत सारे लोग फिर अपनी डोज उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि अगर कहीं दिन के वक्त ज़्यादा डोज आ गई है तो फिर अगले दिन वो कोशिश करते हैं कि आप थोड़ी सी डोज मॉर्निंग वाली बढ़ा दें। लेकिन शुरू में मेरी ये एडवाइस है कि आप मॉर्निंग वाली डोज जो है, जो आप आजकल आम तौर पे ले रहे हैं, उसको आधी कर दें, और शाम वाली वही डोज रहने दें। अच्छा। और फिर जैसे जैसे रोज़े आगे गुजरते जाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं, जिस तरह आपकी शुगर बिहेव करती है उस हिसाब से एडजस्ट करते जाए। बिल्कुल, और हमने जो अलामात बता दिए हैं। जी सर। और दूसरा इंसुलिन वाले जो है, अच्छा। इंसुलिन वालों का ये होता है कि उनकी शुगर ड्रॉप होती है, हाइपोग्लाइसीमिया उन्हें हो जाता है, उनके मिसहैप्स होते हैं। उनको अपने जो शुगर वाले डॉक्टर जो कंट्रोल कर लें, उनकी
पूछ के रखें। नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि ये लोग रोज़ा ना रखें, ठीक है, जो जो इंसुलिन पे है, क्योंकि उसमें वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं और वहाँ पे आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो वो जो आपके डॉक्टर हजरात हैं जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखा के तो उनकी एडवाइस के मुताबिक रखें। ठीक है। और हम ये भी यहाँ पर नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपोग्लाइसीमिया उनमें काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपने हमेशा अपने पास कोई ना कोई स्वीट चीज़ जो है, जिस तरह के 2-3 खजूरें हैं, वो अपने पास रख लें, ताकि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, स्पेशली वो लोग जो कि ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते वक्त अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, आपकी जान को ख़तरा होता है। तो अगर आपके पास ये पड़ी हुई होंगी और आपको ये अलामात आ रही हैं, तो आप फ़ौरन से वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे काफ़ी आप नुकसान से बच सकते हैं। सर, हमने डायबिटिक्स की भी बात कर ली और इंसुलिन की भी आपने बात की। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। इसी तरह फार्मेसी पर भी आप जब जाते हैं तो बहुत वेरिएशन है प्राइसेस में, और फार्मासिस्ट आपको कहते हैं कि ये बाहर की दवाई है, ये ज़्यादा अच्छी है। तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान में जो दवाइयाँ बन रही हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं और बाहर की दवाइयाँ जो हैं वो बेहतर हैं? नहीं जी, हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और इसमें जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है बहुत अच्छी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो जैसे मैं 5 प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो पर्सनल फिजिशियन रहा, तो हमने उनके साथ जब विज़िट पे जाते थे मैं भी साथ ही होता था। तो 2-3 जो एशियन और यूरोपियन ममालिक थे वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने और उनकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी बड़ी अच्छी पाकिस्तान की फार्मा की तारीफ़ थी कि पाकिस्तान की दवाइयाँ अच्छी हैं और सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। उन्होंने हमारे हमसाया मुल्क की उन्होंने मिसाल दी कि उनकी सब स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान की जो दवाइयाँ वो बहुत अच्छी हैं। तो ये क्रेडिट जाता है हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ को। यस, उसमें से कुछ स्पूरियस जो ड्रग्स हैं, यानी जिनका कहीं नाम नहीं है, दवाई कहीं और जगह पे बन रही है, मल्ले में बन रही है, देग में बन रही है, गली में बन रही है और ठप्पा किसी और कंपनी का दे के वो बेच रहे हैं। यस, वहाँ पे ये ज़्यादातर होता ये है कि जी जो मेडिकल स्टोर्स हैं, आप हमेशा जब भी दवाई लें तो एक अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड वाले मेडिकल स्टोर से आप लें, जहाँ पे उसको अपनी रेपुटेशन का भी डर हो, क्लाइंटल का भी हो, जी कोई ना कोई मुझे जो है पूछ सकता है, कहीं कोई इंस्पेक्टर आके चेक कर सकता है, वो क्वालिटी होती है। लेकिन हमारी जो दवाइयाँ हैं दूसरों के मुकाबले में बहुत, और कई दफ़ा हमारी जो दवाइयाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाहर की दवाइयों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, मुझे एक चीज़ का हमेशा को थोड़ा सा वो डर रहता था, जो एक चीज़ पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था अपने कार्डिक पेशेंट में, वो एंटीबायोटिक होते थे। ठीक है। वो स्पेशली वो एंटीबायोटिक्स जो जिन पेशेंट की बाईपास सर्जरी है या हार्ट की सर्जरी है और हमें एंटीबायोटिक्स उस वक्त चाहिए और क्वालिटी वाले चाहिए, वहाँ पे मुझे थोड़ा सी एप्रीहेंशन होती है एंटीबायोटिक के ऊपर कि बाहर वाला जो एंटीबायोटिक है, जो ओरिजिनल जिस कंपनी ने वो एंटीबायोटिक बनाया था उसका एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, उसके इफेक्ट्स होते हैं, बाकियों के इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन बाकी जो मोर और लेस दवाइयाँ फर्स्ट क्लास ठीक ठाक है। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात मेरा ये होना चाहिए कि हम अगर ये जो दवाइयाँ बहुत सस्ती भी है, बिल्कुल देखिए एक दवाई अगर एक 10 रुपए की एक जगह पे मिल रही है तो 100 रुपए पे एक जगह मिल रही है, तो वो 10 रुपए वाली देखनी होगी कि अगर उसका असर वही है जो 100 वाली है, तो मरीजों को वही रिकमेंड करें जो 10 जो उसकी जेब इजाज़त देती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, और मैं अगर चाहता हूँ कि दवाइयाँ जो है हम शॉर्ट लिस्टिंग करें सारी कंपनीज की, जिन अच्छी पाकिस्तानी कंपनीज जिनकी अच्छी दवाइयाँ हैं, और उनको कहें कि ये दवाइयाँ आप रखें और आप पेशेंट के पास चॉइस हो और मैं वो दवाई लिख के दूँ जो उस पेशेंट की जेब के हिसाब से हो, जिसे वो अफोर्ड कर सकता है। और बहुत सारी दवा, मैं आपको बताऊँ कि मेरा नुस्खा अगर आप समझें तो मेरा नुस्खा जो है, एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसका हो सकता है 500 से 1000 महीने का खर्चा हो, ठीक है, इसी ऊपर खर्चा, क्वाइट अफोर्डेबल। जी जी, वेरी अफोर्डेबल। जो हार्ट वाला पेशेंट है हो सकता है कि उसका खर्चा 1500 से 2000 के करीब हो, ठीक है, और ज़्यादा ना हो सकता है 100-200 ऊपर चला जाए, लेकिन वो सारी दवाइयाँ जो उसे चाहिए वो इस बजट में उसे मिल सकती है। तो ये वाली जो अभी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट को करने वाली चीज़ है कि ये पैकेज पड़ा हो, मरीज़ को कहे यार ये दवाइयाँ हैं, ये स्टोर है, इस जगह पे चले जाएं, ये चीज़ें जाकर ले लें आपके बजट के हिसाब से। हाँ, एक मरीज़ आता है, वो मेरे उसकी साइकी ऐसी है मरीज़ की को मेरे पास आके तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब महंगी से महंगी दवाई लिख दे, मुझे पैसे का कोई, हाँ मुझे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई सस्ती दवाई ना लिखे, तो उसको आराम आएगा महंगी दवाई से। ठीक है, उसको सस्ती दवाई से आराम, बेशक अच्छी दवाई भी उसे लिख के दें, करनी है, महंगी हाँ, दवाई आप उसे सस्ती दवाई लिख दें, अच्छी दवाई लिख के दे दें,
उसे आराम नहीं आएगा जब तक उसके हज़ारों के हिसाब से उसका बिल 10,000 के करीब दवाइयों का बनेगा तो उसकी तसल्ली होगी कि ये ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मरीज़ जो हमारा, मैं कार्डिक पेशेंट की बात करूं, हार्ट वाले, 500 से लेके 2,000 तक महीने के बजट में दवाइयाँ सारी आ जाती हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल इस कदर महंगाई हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि खाना पीना ही बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। तो अगर दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव वो ख़रीदेंगे तो फिर डेफिनेटली उनका पूरा जो बजट है वो इम्पैक्ट हो जाता है, और ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो पेशेंट की पॉकेट देखते हुए एडवाइस करे जो भी दवाइयाँ उसने इस्तेमाल करनी हैं। मैं हमेशा मरीज़ से पूछता हूँ कि आपको ये दवाइयाँ आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल तो नहीं है, तो मैं फिर उसकी कम करनी शुरू करता हूँ या उनकी ऐसी दवाइयाँ लिखना शुरू करता हूँ जो उसके बजट में फ़िट होती हों और उसी हिसाब से लिख देता हूँ। और मेरे प्रिस्क्रिप्शन में फालतू दवाइयाँ, फालतू वाइटामिन्स नहीं होते। सही। वाइटामिन्स के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ताकत वाली गोली लिख देंगी, ताकत वाली तो मल्टी वाइटामिन की जो 1 रुपए की आती है वो खा ले, उसका भी वही असर है जो दूसरी का असर है। तो वाइटामिन्स जो है वो आपके खाने में, अगर आपका खाना ठीक है, आप मौसमी फ्रूट खा रहे हैं, मौसमी सब्जी खा रहे हैं, आपके घर में हफ्ते में 3 दिन गोश्त किसी भी शक्ल में पक जाता है, तो आपके विटामिन सारे पूरे हो रहे हैं। आपको किसी गोली, ताकत वाली गोली की ज़रूरत नहीं। तो वो जो जितने आप विटामिन ताकत वाले खाते हैं वो जिस्म उठा के यूरिन में फेंक देता है, जिस्म से बाहर निकाल देते हैं विटामिन की। इसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा विटामिन जो है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो इसलिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। सर मैंने प्रैक्टिस में ये भी सुना है कि कुछ लोग एक डॉक्टर की तारीफ़ इस वजह से करते हैं कि वो तो बहुत महंगी दवाइयाँ लिखता है, वो तो सिर्फ बाहर की दवाइयाँ एडवाइस करता है। तो ये जो है ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, और ये पाकिस्तान में स्पेशली जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो ये ख़त्म होनी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि लोगों को भी पता चले, और मरीज़ ख़ुद भी डॉक्टर को कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो मेरी दवाइयाँ ऐसे लिखें जो कि मैं ख़रीद सकता हूँ। और फिर ये फार्मेसी पर भी एक जो है चेक एंड बैलेंस हमने कहा कि अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सर। अगर देखा जाए तो पिछले जो कुछ साल थे उनमें इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, और आई एम ग्लैड कि हम इस पे बात करें और मज़ीद इस पे चेंज ज़रूर आएगा। तो सर एलोपैथी में इंसुलिन के इंजेक्शन हैं, लेकिन होम्योपैथी में इंसुलिन की दवाई भी निकल आई है। तो बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि जी इंसुलिन की तो दवाइयाँ हैं, आप हमें वो दवाइयाँ दें। तो क्या ये एलोपैथी और होम्योपैथी का हमेशा से तज़ाद रहता है? तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या वाकई इंसुलिन की गोलियाँ जो हैं वो आ गई हैं एलोपैथिक मेडिसिन में भी, और क्या ये नेमुल बदल है इंजेक्शन का? जी आ रही हैं फ्यूचर में। आई थिंक उस पर ट्रायल पे या रिसर्च में वो आ जाएंगी जहाँ पे शायद इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े और उसका नेमल बदल जो तलाश किया जा रहा है। लेकिन मैं लोगों को ये एक एडवाइस है कि हमेशा आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको दिल की तकलीफ़ है, और या आपको दमा है या टीबी है या क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी हैं जिस पे एलोपैथी जो है उसका है, वो आप दवाइयाँ कभी ना, एलोपैथी वाली कभी दवाइयाँ ना छोड़ें। हाँ, आपको गैस होती है, आपको गुर्दे का दर्द होता है, आपको कोई और चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस्म सुन्न हो गया, ताकत नहीं रही, वो आप बेशक होम्योपैथी की दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट, वो अपनी ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। फिर आते हैं पेशेंट बड़ी सीरियस कंडीशन में हमारी, जब वो दवाइयाँ बंद करते हैं। वो आप होम्योपैथी करनी है ट्राई तो करें, लेकिन हमारी दवाइयाँ जो है एलोपैथी वाली जो मेडिसिन जो आपकी जिन्होंने कंट्रोल की है आपकी डिजीज़ को, वो ना छोड़ें, वो उसी तरह जारी रहनी चाहिए। सर कुछ पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और कुछ पेशेंट्स में फ्लक्चुएट कर रहा होता है और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या आप एडवाइस करते हैं कि एक दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो के अपनी शुगर जो है वो एडजस्ट करवा लेनी चाहिए? इज इट अ गुड आइडिया? ये बेस्ट तरीका है कि एक वो मरीज़ होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता घर में, एक वो मरीज़ होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि मरीज़ अपनी दवाई ठीक तरीके से नहीं ले रहा होता, चाहे शुगर की है चाहे ब्लड प्रेशर की है, और वो अपने टाइम पे नहीं ले रहा होता और कभी स्किप करता है, आज नहीं खाएंगे तो कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, आज नहीं खाते, इस तरह की चीज़। ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आप खाना, मैं हमेशा मरीज कहता हूँ आप खाना भूल जाएं, दवाई नहीं भूलनी। तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत जो है जल्दी नहीं पड़ेगी, 2-3 महीने लग जाएंगे। इसलिए टाइम पे अपनी जो दवाई खानी है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है खुराक का परहेज़। एक वजह दवाई ना प्रॉपर तरीके से खाना जिसकी वजह से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, दूसरा होता है कि आप अपनी खुराक में जो आपको एहतियात बताई जाती है
वो एहतियात आप नहीं करते। यानी शुगर वाला है तो उसमें मीठी चीज़ें भी वो ले रहा है, कहते इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ले लें इससे कुछ नहीं होता वो। एंड देन कुछ शुगर वालों को जितनी चीज़ों से मना करें इतना ही उनका दिल करता है कोई शुगर वाली चीज़ें खाएं। और एक आई थिंक कुदरती बात है, उसमें ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर वालों का है जिसमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, वो वाले। एंड देन अपनी मेडिसिन बाकायदगी से नहीं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है उसकी अलामात नहीं है, वो आपको तकलीफ़ नहीं देता, खामोशी से बढ़ता चला जाता है। उसको पता चलता है जब आपको फालज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, नज़र चली जाती है, तो चेक करते हैं, पता चलता है जी इसका तो ब्लड प्रेशर ही बहुत हाई है। तो ये जो है जिसकी वार्निंग नहीं मिलती, जिसकी अलामात नहीं है, वो मरीज़ कहते हैं जी मैं क्यों दवाई लूँ, मुझे तो तकलीफ़ कोई नहीं है। तो वो ब्लड प्रेशर जो 140-90 से ऊपर जा रहा होता है वो नुकसान 24 घंटे कर रहा होता है। आपके गुर्दे डैमेज कर रहा है, आपका दिमाग डैमेज कर रहा है, आपका दिल, आपकी आंखें डैमेज कर रहा है। उसको कंट्रोल करेंगे तो फिर जब ठीक होगा। तो चेक करवाना जो बहुत ज़रूरी है। और ये जो दाखिल करने वाली आपने बात की कि जब आप दाखिल करते हैं तो सही टाइम पे उसकी जो है वो एक तो चेकिंग होती है, शुगर भी और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होती है। दूसरा उसे सही टाइम पे अपने सामने मेडिसिन दी जाती है और फिर मेडिसिन का देखा जाता है कि असर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी डोज ऊपर नीचे एडजस्ट की जाती है या फिर कोई और दवाई साथ ऐड की जाती है ताकि वो मसला उसका हल हो। और जब कंट्रोल हो जाए तो मरीज़ को फिर आप डिस्चार्ज कर सकते हैं कि ये दवाइयों से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो गई है। ये दवाइयाँ इसी डोज में आपने घर जाकर लेनी है और खुराक में आपने परहेज़ करनी है। सर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जब वो डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर उनको कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो वो इसको मानने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहता है। फिर अगर डॉक्टर दवाई दे भी देता है तो वो इस्तेमाल नहीं करते, थिंकिंग कि हमारा ब्लड प्रेशर अभी किसी स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा था। और फिर एक रिकॉर्ड रखने का तरीका है कि पूरे वीक का उनको कहा जाता है कि एक रिकॉर्ड रखें, आप सुबह और शाम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, लेकिन वो भी पेशेंट्स नहीं करते। तो ये कंप्लाइंस क्यों नहीं है पेशेंट की तरफ से? जब डॉक्टर एडवाइस करता है तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है? आई थिंक उसमें से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा मरीज़ जो है ना, वो अगर उसे कहना है कि आपने ये नहीं करना, दवाई बाकायदे से खानी है, मैं तो अपने मरीज़ को कहता हूँ कि आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, आपकी नज़र चली जाएगी, आपको फॉलेज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आपने ये दवाई ना ली। ठीक है। ये चीज़ें हैमर करती हैं, ये रजिस्टर करते हैं, वो बाकी नहीं हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। माइनर चीज़ों को लिफ्ट ही नहीं कराता मरीज़ को बताना होता है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ ये होगा, अगर आपने दवाई ना ली और आपका ब्लड प्रेशर ऐसे रहा तो आप चंद सालों के बाद या चंद महीनों के बाद मेरे पास फालिज के साथ आएंगे, हार्ट अटैक के साथ आएंगे, या नज़र जा चुकी होगी, या गुर्दे फेल हो चुके होंगे। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दवाई खाएं और बाकायदगी, आपको तकलीफ़ है या नहीं है, आप दवाई बाकायदगी से खाएं और बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। और कोशिश ये करें कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से ऊपर ना जाए। ठीक है। और सर सही वक्त क्या है ब्लड प्रेशर लेने का, और स्पेशली रोज़ों के दौरान किस वक्त आप रिकमेंड करेंगे कि पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए? क्या खाना खाने के बाद या उससे पहले? नहीं, आई थिंक सुबह सहरी के वक्त आपको ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपने डोज अगर एडजस्ट करनी है, ऊपर या नीचे करनी है, तो आप उसी वक्त कर लें। और एक जो है शाम को, जो अफ्तारी के बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें और डोज को शुरू में आई थिंक पहला हफ्ता जो होता है रमज़ान में, उसमें दवाइयाँ ज़रा थोड़ी सी एडजस्ट करनी होती हैं। जिन्होंने पुराने रोज़े रखे हों और अपनी दवाइयाँ पुरानी ले रहे थे, उन मरीज़ों को पता होता है कि उन्होंने कैसे डोज एडजस्ट करनी है। लेकिन जो नए मरीज़ हैं, जिनको नई नई दवाइयाँ शुरू हुई हैं, वो सुबह और शाम को कर लें। और कोशिश ये करें कि आपकी सहरी और अफ्तारी में नमक और चिकनाई का कम इस्तेमाल हो। हमारी जितनी भी ये स्नैक्स होते हैं शाम को, जो हम अफ्तारी पे लवाज़मात हमारे होते हैं, उसमें नमक और चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। उसकी कोशिश करें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो आप बेशक खजूर या पानी से रोज़ा खोलें और साथ खाना खा लें, बजाय ये कि वो सारी चीज़ें लें। उसमें फ्रूट और फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वहाँ फ्रूट जो है वो आप ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वो आपने नहीं लेने, सादा पानी पिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और खुराक अपनी जो है, जो खाना है उसी वक्त खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपका दिल, कई दफ़ा होता है कि आप रफ्तारी इतनी कर लेते हैं कि खाना खाने को दिल नहीं करता, और रफ्तारी में कई दफ़ा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जंक फूड में जो आती हैं, और वो उस पर से उसका वो पकौड़ा तो हमारे यहाँ फ़र्ज़ हो गया है अफ्तारी में, उस पर बचने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है।
सर तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो कितनी खजूरें कंज्यूम कर सकता है रोज़ा खोलते वक्त? एक खजूर। अच्छा, एक खजूर बस। ठीक है। अगर अगर शुगर ज़्यादा है फिर भी एक खजूर से ज़्यादा होती है तो खजूर ना खाए, पानी से रोज़ा खोल लें। सही, यानी खजूर से आपका शुगर लेवल ऊपर जा ऊपर सकता चला है। जा सकता ठीक है। यस। सर हम हमेशा से रिकमेंड करते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों को कि वो फाइबर इंक्रीज़ करें अपनी डाइट में, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे वाटर सॉल्युबल फाइबर भी आ चुके हैं, तो क्या ये ठीक होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए ये फिर अगेन पैसे वाली बात है कि आप जो है वो पैसे दे के वो फाइबर ख़रीदें। उससे बेहतर है आपका खाना है, आपके सैलड हैं, आपकी सब्ज़ी है, आपका फ्रूट है छिलकों समेत, आपका जो छान वाली रोटी है, इसमें फ़ाइबर इतना ज़्यादा है तो आपको बाज़ार से फ़ाइबर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई मसला है, ज़्यादा मसला है कि आपने ये सारी चीज़ें कोशिश कर ली हैं और इसके बावजूद चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, यस, फिर आप बाज़ार से ले सकते हैं। सर इसी तरह क्या नान भी या मैदे से बनी हुई चीज़ें भी नुकसानदेह होती हैं? यस, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ठीक होती है। हैं और उसमें से ज़्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को आदत ही होती है कि वो नॉर्मल चपाती या रोटी नहीं खाते, वो हाँ, नान नान खाते हैं। खाते हैं, ज़्यादा कुलचे खाते हैं और कुछ लोग तो घर में पकाते ही नहीं हैं, बाज़ार से कुलचे लेके आके खाते हैं। तो ये वाली चीज़ें ज़्यादातर जो डॉक्टरों के क्लिनिक्स पे रश होता है इन लोगों की वजह से होता है। सही। और यही अगर खुराक में एहतियात करना शुरू करें तो हमारे अस्पतालों में और हमारे क्लिनिक्स पे रश जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बट देखिए बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक हमारे जो इस मुल्क में ज़ोर देने वाली चीज़ है वो है परहेज़ और प्रिवेंशन, ठीक। जिसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं होता। वो आप शुरू से लोगों को बताना शुरू कर दें कि अगर आप ऐसा खाना खाएंगे, ये आप एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से आपका रवैया चेंज होगा तो आप शायद बीमारी से बचे रहें, आपको बीमारी ना हो। और उससे बचने का यही है कि आप परहेज़ पे पूरा अमल करें और परहेज़ जो है बार बार ये हम स्कूल लेवल से शुरू करें, प्राइमरी स्कूल से शुरू करें, हम गांव मोहल्ले में मस्जिद से शुरू करें, लोगों को बताएं जी कि बीमारी से बचना है तो ये है, क्योंकि गरीब मुल्क है, पैसे है नहीं है, दवाइयों पे ज़्यादा, इलाज पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, लाखों में खर्चा आ जाता है, परहेज़ में कोई खर्चा ही नहीं आता। आपने सिर्फ परहेज़ करना है, एक्सरसाइज करनी है, वज़न नहीं बढ़ने देना, सिगरेट नहीं पीना, नींद पूरी करनी है। ये चीज़ें आप जब करेंगे तो आप बीमारियों से बहुत बचे रहेंगे। अब इतनी ज़्यादा इस बीमारियों ने वबा की सूरत अख्तियार कर ली है कि मैं देखता हूँ कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट को शुगर है, हर दूसरे तीसरे पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, घर में एक बंदा ज़रूर होता है जिसे हार्ट का मसला होता है। तो वो एक आपकी गुर्बत और बढ़ती चली जाती है। रीज़न बीइंग कि आपके जितने असासे हैं, एसेट्स हैं, घर में जो पैसे बचाए हुए हैं मुश्किल टाइम के लिए, वो आपकी दवाइयों पे, इलाज पे चले जाते हैं। और वो जो अस्पताल हैं वो भी भरे पड़े हैं, हज़ारों में मरीज़ वहाँ पे ओपीडी में बैठे हुए हैं, हज़ारों में जो है वो दाखिल हैं और मसले उनके चल रहे हैं। और फिर आप कोई ना कोई अपना असासा बेच के, किसी को कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई जानवर बेच रहा है, बेच के अपना इलाज करवा रहा है। तो ये चीज़ों से बचा जा सकता है, इस परेशानी से बचा जा सकता है कि आप परहेज़ करें और ये, ताकि आपको ये बीमारियाँ हो ही ना। जैसे हम अपने प्रोग्राम में शुरू से ही कहते रहे हैं कि जिस घर में शुगर घुस गई है, जिस घर में ब्लड प्रेशर घुस गया है, जिस घर में दिल की बीमारी घुस गई है, उनके बच्चों को एहतियात करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो जब बड़े हों तो उनको ये बीमारी आए ही ना। और अगर आए तो काफ़ी सालों के बाद आए, जिसके बाद वो उसका इलाज करें, वो ठीक हो जाए। और कई दफ़ा जब आप परहेज़ करते हैं ना, तो अगर आपको बीमारी आती भी है तो इतनी शिद्दत से नहीं आती, वो ऐसी आती है कि जो कि कंट्रोलेबल, मैनेजेबल होती है और उसकी शिद्दत वो वाली नहीं होती जो जानलेवा साबित हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो। सर जिस तरह कि हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ तरक्की हो रही है, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी निकल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं, फार्मेसी की दुकानें भी हमें हर जगह नज़र आती हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। और जिस तरह कि आपने कहा कि दो ही तरीके हैं, या आप प्रिवेंशन कर लें या फिर आप इलाज कर लें। तो हमारा जोर जो है, जिस तरह कि आपने कहा कि गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में प्रिवेंशन पर अगर ज़्यादा जोर होगा तो ये जो हमारा ख़र्चा हो रहा है ट्रीटमेंट पर, इसको बचाया जा सकता है। सर ब्लड प्रेशर के बहुत सारे लोग जब दवाई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात उनको लगता है कि ज़्यादा ड्रॉप कर गया है, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या कुछ खाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, या दवाई को एडजस्ट करना पड़ता है? दवाई को एडजस्ट, आई थिंक मैं हमेशा नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है तो मैं हैवी डोज से नहीं शुरू करता, मैं थोड़ी डोज से शुरू करता हूँ। थोड़ी डोज से शुरू करता हूँ और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हूँ, ताकि वो ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप ना हो और मरीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। और कई दफ़ा होता है कि मरीज़ का जब आपके पास क्लिनिक में आता है तो उसका ब्लड प्रेशर एग्जेजरेटेड लेवल पे हाई हुआ होता है, अगर भाई रिलैक्स माहौल में होगा तो कम होगा। तो आप यही समझिए कि उसका जो वहाँ पे जो वाइट कोट जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, कि आप हॉस्पिटल में घुसे, डॉक्टर को देखा, एनवायरनमेंट को
देखा तो उसके साथ ही आपका ब्लड प्रेशर चला गया। तो उसको आप ज़हन में रखते हुए थोड़ी डोज से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता डोज को ऊपर बढ़ाते चले जाएं। हाँ, जहाँ पे बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, जहाँ पे आई थिंक नीचे वाला 110 चला गया है और ऊपर वाला 190 प्लस चला गया है, 110 प्लस चला गया है, इसको जल्दी नीचे लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो फिर एमरजेंसी बनने का डर होता है। ये ब्लड प्रेशर ऐसे, अभी ये किसी को 150/90 है, किसी का 160/90 है, 160/100 है, तो ये बड़े थोड़े ब्लड प्रेशर हैं जो बड़ी थोड़ी डोज के साथ और कई दफ़ा सिर्फ रिलैक्स करने से, टेंशन कम करने से ये कंट्रोल हो जाते हैं। और कई दफ़ा आपकी डाइट में जो है नमक आप कम इस्तेमाल करें, खुराक सही इस्तेमाल करें, वॉक करें, तो उसी से ही ब्लड प्रेशर बगैर दवाई के ठीक हो जाता है। सर आजकल बहुत सारे यंग पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज आता है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? स्पेशली रमज़ान में क्या ये पकौड़े और तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है आपकी ईटिंग से भी? बिल्कुल, आई थिंक ये देखिए, जब आपका कोलेस्ट्रॉल पहला लेवल आता है ना 230 या प्लस पे, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 2-3 महीने में आप अपनी चिकनाई वाली चीज़ें कम करें, पराठे वाठे कम करें और जो तली अंडे वंडे कम करें, गोश्त कम करें, तली चीज़ें समोसे पकौड़े वगैरह कम करें और एक्सरसाइज शुरू कर दें। और कई दफ़ा बगैर दवाई के ये ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड प्रोफाइल हमारी ये नॉर्मल लिमिट में आ जाती है और दवाई की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। आप जब ये तीनों चीज़ें कर लें डाइट के साथ करके और उसके बावजूद आपका ब्लड पे ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ऊपर है, फिर आपको दवाई की ज़रूरत होती है। और फिर भी अगेन कोशिश ये होती है कि 1 या 2 महीना आप मेडिसिन खा के उसे नॉर्मल लेवल पे ले आएँ और फिर कोशिश करिए कि डाइट और एक्सरसाइज को बगैर दवाई को उसको कंट्रोल करके या मेंटेन करके रखें। सर पुराने वक्तों में हमेशा से समझा जाता था कि जो हकीम होते हैं वो नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और काफ़ी बीमारियों का उनको पता चल जाता है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? डॉक्टर जब नब्ज़ चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या मसला है? देखिए, नब्ज़ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को बता देती है। हम देखें, हमारा जो एग्जामिनेशन में मुआयने में डॉक्टर की सबसे पहली चीज़ ये होती है कि नब्ज़ चेक करते हैं और फिर ब्लड प्रेशर और फिर बाकी सारी चीज़ें। उसमें नब्ज़ जो है आपको दिल की हालत तो बता देता है, ये भी बता देती है नब्ज़ के मरीज़ इस वक्त टेंशन में है या एंग्जाइटी में है, उसकी नब्ज़ तेज़ होती है। कई दफ़ा उसके हाथ जो हैं वो स्वेटी होते हैं, उसमें पसीना, इसका मतलब है मरीज़ परेशान है और एंग्जाइटी में है। कई दफ़ा जो है उसको वाकई दिल की तकलीफ़ होती है, नब्ज़ बहुत ज़्यादा आहिस्ता होती है या बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और कई दफ़ा नब्ज़ बहुत इर्रेगुलर होती है। और ये चीज़ें होती हैं जो को बता देती हैं कि ये मरीज़ को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, इसको या दाखिल करना है या इसको ट्रीटमेंट ऐसी दें और इसे बार बार बुलाएं ताकि जब तक ये ठीक ना हो जाए, ये आपको बता देती है। अब जो एक पेशेंट आता है और चेस्ट पेन के साथ आता है और उसमें नब्ज़ उसकी तेज़ या आहिस्ता, तो पता चलता है कि कोई ना कोई कार्डियक इवेंट हो रहा है। फिर आप उसे एडमिट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर के साथ उसकी पल्स वल्स ब्लड प्रेशर सारा चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कोई हार्ट अटैक फ्रेश तो नहीं हो रहा, उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो नब्ज़ का बहुत रोल है, सही। नब्ज़ का बहुत रोल। देखिए, हमने आजकल के ज़माने में नब्ज़ को चेक करना छोड़ दिया। बिल्कुल। और मैं अब यही वो चाह रही गैजेटरी थी पे कि आप चले इसके गए, मुतालिक गैजेटरी बात जो करें। बेसिक जो क्लिनिकल आपके मेथड्स थे, जहाँ से आप साइंस का पता चलता था, मरीज़ की बीमारी का पता चलता। मैं तो मरीज़ को बोलने देता हूँ कि मरीज़ पहले मुझे अपनी तकलीफ़ बताए, कई दफ़ा उसकी हिस्ट्री में जो बता रहा होता है उसी में डायग्नोसिस हो। जी सर, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम, मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी असलम साहब, डॉक्टर सवाल साहब से पूछिएगा। ट्राइग्लिसराइड के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल में मेरा थोड़ा बड़ा हुआ है, 250 पे पहुंचा हुआ है। अच्छा, ठीक लेकिन है। बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है, अंडर कंट्रोल है, 150 149 है। ठीक है। तो इसको कैसे डॉक्टर साहब कंट्रोल किया जाए? हालांकि मैं कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं लेता, वॉक वगैरह ठीक ठाक करता हूँ, सुबह को वॉक करता हूँ, रात में भी वॉक करता हूँ ठीक और है। रात का खाना भी 7 बजे तक खा लेता हूँ। अच्छा, ठीक लेकिन है। ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। एज क्या है आपकी और वजन कितना है आपका? 47 मेरी एज है और 72 केजी मेरा वेट है। ठीक है। और सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं करते आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। यानी बात डाइटरी करता हूँ। आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ट्राइग्लिसराइड्स आपके ज़्यादा हैं। जी 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 जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक ये अच्छे पेशेंट है जो कि वॉक करते हैं। इन्होंने बताया नहीं कि वॉक कितनी करते हैं। नॉर्मली जो आपकी वॉक होती है, उस वॉक से आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सेटल हो जाते हैं। और कई दफ़ा आप कोई भी घर में अगर खाना खाया, चिकनाई वाला खाना है या
कोई गोश्त उसमें ज़्यादा है या अंडे ज़्यादा हैं या तली चीज़ें ज़्यादा है, तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर चला जाता है। जो इन्होंने बताया 250 200 तक नॉर्मल होता है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक ये है। तो वैसे एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि अगर 300 प्लस 350 या 400 प्लस हो तो फिर सोचते हैं कि ट्राइग्लिसराइड को जो है वो ट्रीट करें, दवाई को दें या ना दें। ये ट्राइग्लिसराइड ऐसी चीज़ है, ये एक रिस्क फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू जो बाकियों के अलावा, कोलेस्ट्रॉल के अलावा, लेकिन ये उससे कम रिस्क फैक्टर है। यानी ये ज़्यादातर फूड रिलेटेड होता है, जो आपने खाना आज खाया उस खाने के हिसाब से आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर सही। होगा। और अगर आपने अच्छा ऑयल फ्री खाना खाया हुआ है जिसमें चिकनाई और गोश्त नहीं है, तो हो सकता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम हो। शुगर वाले मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ऊपर रहती है, उनका हमेशा ट्राइग्लिसराइड ऊपर होता है। इसलिए वो जब वो कंट्रोल करते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाता है। तो ये जो लेवल है, हम नॉर्मली एक दवाई देखें, दवाई हम शुरू करते हैं ना, तो हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। ठीक है। हम उस सोचते हैं, उस वक्त देखते हैं कि ये दवाई शुरू करने की ज़रूरत है, या मरीज़ को कहें कि तुम एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट ठीक करो, तो ये ट्राइग्लिसराइड बगैर दवाई के नीचे आ जाएगा। हाँ, जहाँ मजबूरी है कि ये ज़्यादा है, दिल का मरीज़ है पुराना, उसे हार्ट अटैक हो चुके हैं, उसे स्टेंट पड़ चुके हैं, उसको बाईपास हो चुके हैं, यस, उसको करने की ज़रूरत है, उसका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल लेवल पे लाने की ज़रूरत है। लेकिन वो मरीज़ जिसको कुछ नहीं है, उसमें हमारी कोशिश होगी कि वो खुराक के साथ और एक्सरसाइज के साथ और ये चीज़ें कंट्रोल करें। ना कंट्रोल और 400 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड जाता है तो फिर हम ठीक शायद है, उसके लिए यानी कोई कि दवाई ये दें। थोड़ी डाइटरी चेंजेस कर लें तो बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद जहांगीर साहब से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मैं एक पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए कौन सी खुराक जो है ना, वो खुराक में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, खुराक के जरिए? ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है या ज़्यादा आया है? थोड़ा ज्यादा ही है ना। अच्छा, ठीक है। एज कितना क्या है? है आपकी और कितना आया है कोलेस्ट्रॉल आपका? अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा ज्यादा है ना। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं, खाने में एहतियात करते हैं आप? बात तो करता हूँ, खाने में ये पूछा था कि खाने में किस चीज़ की एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी, से। आई थिंक ये सवाल हम प्रोग्राम इसी के जी। लिए करते हैं कि आपको कौन सी डाइट लेनी क्या चाहिए। खाना हाँ, चाहिए? क्या खाना चाहिए। देखें, आपको कोशिश ये होना चाहिए कि जितनी सादा खुराक हो सकती है वो सादा खुराक रखें, जिसमें सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, यानी हफ्ते में 3 दिन गोश्त खा लें, और उसमें से एक दिन आप बेशक छोटा गोश्त खा लें, मटन खा लें, और एक दिन मछली खा लें। बड़ा गोश्त महीने में एक दफ़ा खा लें। बड़े गोश्त में जो है वो चिकनाई ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा गोश्त कम से कम खाएं, और तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं। अगर आपके घर में रोज़ाना पराठा बनता है तो रोज़ाना ना खाएं, हफ्ते में एक दिन खा लें। अंडा जो है वो कोशिश करें कि जर्दी समेत हफ्ते के 2 या 3 अंडे सिर्फ हों, और सफ़ेदी आप बेशक रोज़ाना खा सकें। कोशिश ये करें कि उबला हुआ अंडा खाएं, फ्राइड और जो आमलेट है वो कम खाएं, क्योंकि ठीक उसमें है। चिकनाई ज़्यादा होती है, और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है बढ़ सकता है। और इसी तरह जो समोसे, पकौड़े हैं और इस तरह की जो बाज़ारी जो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा सही। कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है। इसी तरह खाने के लिए आप अगर आप चने के दाने या छल्ली वगैरह, भुट्टा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मकई के दाने, तो वो फाइबर भी होते हैं और उसमें कैलोरिक वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिलिंग इफेक्ट भी होता है, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अच्छा। और साथ साथ अगर आपको कोई पेट जो है वो नहीं चलता, यानी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत होती है, तो फाइबर इस्तेमाल करना फाइबर चाहिए। एक इसबगोल का जो छिलका है, एक चावलों वाला जो चम्मच है बड़े वाला, वो 1 गिलास पानी में या 1 गिलास दूध में रात को डाल के पी लें, तो हाँ, वो आपकी काफ़ी गट की भी इफेक्टिव सफाई हो है। जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो फाइबर किसी फार्म में भी हो तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो अपनी डाइट से, अपनी खुराक से और अपनी एक्सरसाइज से शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखते हैं। सर, इसीलिए कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं उसका आपकी बॉडी पर असर होता है। इसी तरह आपने कहा कि रात को अगर इस्पगोला हस्क जो है वो नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करके पेशेंट जो है वो खा ले, तो उसकी जो बॉल मूवमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल रेगुलेटेड ठीक। रहती हैं या और वज़न भी कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाह कलीम बात कर रहा हूँ लकीबाग में। जी, सवाल पूछिएगा। मैडम, मेरा 6 महीने हुए हैं, मैंने ये बाईपास कराया था ना, अच्छा। दिल का मसला बन गया, तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहूँगा कि
एक तो मैं वो जो मेडिसिन खा रहा हूँ 2 सुबह 2 शाम ले रहा हूँ, कौन सी वाली? तकलीफ भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं, दवाई कौन सी दवाई है? कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैडम ये तो मुझे नाम आता ही नहीं है, लेकिन यही ब्लड प्रेशर अब खून का नरम आना इस किस्म की दवाई है ना। अच्छा, ठीक है। ये पूछना चाह रहा था कि अब रोज आ रहे हैं, रोज में मुझे क्या करना चाहिए? बाईपास कब हुआ? ठीक है, बाईपास कब हुआ था आपका? कितना अरसा हो चुका है बाईपास को? आपका तकरीबन 6 महीने हो गया। इधर एडवांस नेशनल एडवांस के नाम से हॉस्पिटल ठीक है, ठीक है। तो दवाई के साथ आपके सिम्टम्स वगैरह तो कोई नहीं आ रहे, अलामात तो कोई नहीं आती आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है। हम इतना मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन सर ये है कि मैं ये पूछना चाहूँ, ये कानों के बारे में थोड़ा सा आप बता दे। सही है। हाँ, तो मतलब मुलाजिम हूँ, किसी के घर में रहे और वो तो वहाँ से जो चीज आ जाता है तो फिर बंदा क्या करे? आओ ठीक इतना है, खरीद नहीं सकता हूँ कि अपने लिए। बिल्कुल सही बात है। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरा तकरीबन बस 60 पे पहुँचने वाला होता। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक इनको देखें, जैसे आपने उनसे पूछा कि अगर आपको साथ ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है, अगर वो है तो उसकी दवाइयाँ तो आपने जारी रखनी ठीक है। है। जिनका बाईपास हुआ होता है, जिस सर्जन ने बाईपास किया होता है या जो कार्डियोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया होता है, जिसने एंजियोग्राफी की होती है, वो जो समझते हैं कि ये ज़रूरी दवाइयाँ ये जारी रखनी है, वो ज़रूर जारी रखनी ठीक चाहिए। है। और ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई तो बंद ही नहीं करनी चाहिए। एस्प्रिन है उसे बंद नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई होती है वो बंद नहीं करनी चाहिए। रोज़े ये रख सकते हैं अगर इन्हें कोई चलने से कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं है। अगर ये रोज़ाना चल फिर रहे हैं, बाईपास को 6 महीने हो गए हैं और इन्हें चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ये रोज़े रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि अगर रोज़े के दौरान कहीं आपको तकलीफ़ महसूस हो, सीने में बोझ या घुटन महसूस हो, लगे कि सीने में दर्द हुआ, तो वो बेशक वो रोज़ा अगला रोज़ा छोड़ दें और फिर एक रोज़ा छोड़ के आप रोज़ा रखें, तो आप इस तरीके से अपना रमज़ान जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं कि जी शुगर और ब्लड प्रेशर, वो दवाई जो बहुत ज़रूरी है। और हमने प्रोग्राम के शुरू में ही आपने बताया था कि अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना नुस्खा सामने रखें, ताकि हमें पता चले कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं और हम आपको उन दवाइयों के बारे में भी मशवरा दे दें कि किसको आपने जारी रखना है, किसको आपने रोक सर देना है। ये या बड़ा प्रॉब्लम है कि मरीज़ को काफ़ी दफ़ा अपनी दवाइयों के नाम ही नहीं पता होते, जिसकी वजह से डॉक्टर भी सही तरीके से एडवाइस नहीं कर सकता। इसी वजह से हम हमेशा से नाजरीन आपको कहते हैं कि अपना नुस्खा और अपनी रिपोर्ट ज़रूर सामने रखा करें जब आप हमें कॉल करते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हफीज बात कर रहा हूँ आरफ वाला से। जी, सवाल पूछिएगा। मुझे सांस की प्रॉब्लम भी है और जो है ना वो बीपी भी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तकरीबन 46 पे 45 पे नॉर्मल। कितने पे आता है? 45-46 पे। अच्छा, ऊपर वाला कितना होता है, नीचे वाला कितना होता है? ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा लो हो चुका है। अच्छा, ठीक है। उम्र क्या है आपकी? उम्र तकरीबन मेरी 34 साल है और मेरा पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा, खाना वगैरह सही खाते हैं आप? जी, खाना मैं बिल्कुल ठीक खाता हूँ। भूख भी बहुत ज्यादा लगती, भूख भी ठीक लगती है। ठीक है। कोई थायराइड के टेस्ट हुए हैं आपके? टेस्ट तो मेरा ख्याल है काफी हुए थे, मेरा पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका सवाल क्या है? एक सवाल मेरा और है डॉक्टर साहब से कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता हूँ, इसका कोई हल है? ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो किस तरह से इसको ठीक करना है, और ब्लड प्रेशर की भी सही वैल्यू इनको पता नहीं है। दूसरा, सिगरेट किस तरह से छोड़ना है। हाँ, सबसे पहले काम तो ये करें कि सिगरेट छोड़ दें। हाँ। और एक दिन इरादा कर लें सिगरेट नहीं पीना तो ना पिएं, और मुंह में इलायची वगैरह रख लें। और अगर आपको तलब होती है सिगरेट की, तो वो आजकल सिगरेट निकोटीन वाले जो गम मिलती है, च्युइंगम है, वो मुंह में चबा लें। सर वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, तो वो उसमें से फिर आप इलायची वगैरह रख लें। ठीक है। ये आपके लिए जो है वो बहुत बेहतर है। बहुत सारे मेरे मरीज़ तो ऐसे हैं कि जब वो इरादा करते हैं कि अब सिगरेट नहीं पीना, तो वो नहीं पीते। ठीक है। और उनमें आई थिंक Will मुस्तकिल power होती राजी, है। विल पावर बहुत ज़्यादा होती है। और वो लोगों ने ऐसे सिगरेट छोड़े हैं, आज 40 सिगरेट पीते थे, उन्होंने ऐसे छोड़े हैं। ये आप पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। आपकी सेहत ज़रूरी है या सिगरेट ज़रूरी है या आदत ज़रूरी है। कई दफ़ा आदतन आप करते हैं और लोग पीते रहते हैं और फिर बार बार हार्ट अटैक होते हैं, बार बार स्टेंट डलते हैं,
दूसरे तीसरे बाईपास होते हैं वो सिगरेट नहीं छोड़ते। जब आपने इरादा कर लिया खुदकुशी करने का तो आपको कोई रोक नहीं सकता। नॉर्मली आपको एडवाइस ही कर सकते हैं, और सेहत आपकी अपनी है, जिस्म आपका अपना है। आपने उस मुसीबत से बचना है, उस तकलीफ़ से बचना है जो आपको होनी है, तो वो चीज़ ना करें जिससे आप आगे जाकर कोई तकलीफ़ जो है उसका सामना करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप शुरू में ही ये, जैसे ये मरीज़ है, आई डोंट थिंक इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो होता है, ये 40-45, वो डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब ने एक ताकत का टीका, एक ड्रिप का लगानी है, और उसका एक बहाना ढूंढना कि आपको मैं क्यों लगा रहा हूँ ड्रिप या और उन्होंने वो लगा देना है उसे, और उसके पैसे लेने हैं, और उसे कहना है तुम्हारा तो 45 ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर इसका ये नॉर्मल होगा ब्लड प्रेशर, टोटली यंग बंदा है, इसे चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर किसी और से चेक करे। एक सादा बंदा है, उसने क्वेश्चन ही नहीं करना डॉक्टर को, और फिर किसी और के पास जाना भी नहीं है, अपना ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक करना। तो यही हमारे जो है ज़्यादातर पेशेंट होते हैं जिनको हम मरीज़ नहीं भी होते तो हम उन्हें मरीज़ बना देते हैं। यानी कि उसको जब आए आपके पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये कहेंगे सिगरेट बंद करें, वो आप एक्सरसाइज शुरू करें, खुराक अपनी ठीक करें, और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। पित्ते का भी मुझे ये कह रहे हैं कि मेरा ऑपरेशन एक हो चुका, हो सकता है वज़न ज़्यादा हो, उसमें पित्ते में पथरी हो, ऑपरेशन हो, कई दफ़ा ऐसे ही ऑपरेशन हो जाते हैं। तो आपको जहाँ पे ऑपरेशन का कहा जाए, मेरी जो स्पेशली जो पेरीफ्री में लोग हैं और जो दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ बड़ी कम है, तो आप किसी ना किसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, उन्हें कहिए कि क्या मुझे इस ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, ये मुझे बताएं। ज़रूर ले लें। एक तो मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है जिस्म पे, दूसरा मेरा खर्चा होना है, मुझे बताएं कि मुझे इस ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। और हर इलाके में कोई ना कोई एक दो अच्छे डॉक्टर होते हैं जो दयानतदारी से मशवरा देते हैं कि वाकई इस मरीज़ को ज़रूरत है कि नहीं है। उसके पास आपको पता होगा अपने इलाके के डॉक्टर का, उसके पास चले जाए और उनकी ओपिनियन ले लें। और ये साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट कर देता है पेशेंट को, जिस तरह कि ये बार बार कह रहे थे कि मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, तो पित्ते के ऑपरेशन का इससे कोई लिंक नहीं है। और ये जो कनाहत वगैरह ये कह रहे हैं कि कमज़ोरी फील होती है या फिर ब्लड प्रेशर लो आता है, तो इसमें भी हम हमेशा से ये कहते हैं कि यंग पेशेंट को ये होना नहीं चाहिए अगर वो सही खुराक ले रहा है। और दूसरी बात आपने कहा कि सेकंड ओपिनियन भी बड़ा ज़रूरी है, और वाकई आपकी बात सही है कि जहाँ पर बुरे लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग हैं जी, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, और वो अच्छे लोग बैलेंस कर रहे होते हैं बुरे लोगों को। सर यहाँ पर आखिरी कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं लिल्ला टाउन से बोल रहा हूँ, तहसील पेड़ दादर खान से। जी, कौन बात कर रहे हैं और सवाल पूछेगा? जी जी, सवाल पूछे। सफदर मेरा नाम सफदर है। मैं जनरल साहब से बात करना चाहता हूँ कि एक तो हमारी पसमानदा तहसील पेड़ दादर खान है, बराए मेहरबानी थोड़ा सा मेडिकल से हटकर इस इलाके के, आप तो बिलाल कैनी साहब भी आए हैं, फरूख साहब भी आए हैं, हमारी तहसील का पहले तो यह है कि कोई हाल नहीं है मेडिकल के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने नोट कर लिया। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? तो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है ना ये? बीपी बहुत हाई रहता है, तकरीबन 119 पे चला जाता है। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी? तो दूसरा कोलेस्ट्रॉल मैंने चेक करवाया था, वो 282 था, तो वो मैंने कुछ थोड़ा सा बात की है, दवाई शवाई खाई है, वो तो थोड़ा सा कम हुआ है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा कर दे मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि उम्र क्या है आपकी, वजन कितना है? चलें, कॉल ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी जी, आई थिंक उनका मेन था ब्लड प्रेशर का सिलसिला था, तो उन्होंने कहा इसी बहाने से एक मौका मिला है तो ये भी आप बता दें। ये बेसिकली ये तो मेडिकल का प्रोग्राम है जिसमें हम दिल के मरीज़ों का जो है उन्हें पूछते हैं और इलाज करते हैं। यस, आई थिंक कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये चीज़ें जो ब्लड प्रेशर वाली और शुगर वाली यही वहाँ पे मैनेज हो जाएं तो बड़ी अच्छी। क्रोनिक डिजीज़ हैं, आप उनको उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इनका जो ब्लड प्रेशर बता रहे हैं कि नीचे वाला 109 जो है उससे प्लस रहता है, इन्हें चाहिए कि दवाइयों से अपने डॉक्टर साहब से दवाइयाँ अपनी एडजस्ट करवाएं। जो दवाई ले रहे हैं ना, इन्हें दवाई का नहीं पता था, ना दवाई बताई है कौन सी दवाई ले रहे हैं। नमक का कम इस्तेमाल करें, नींद 6 से 8 घंटे जो है पूरी होनी चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 140/90 से नीचे और 110/70 के दरमियान में, यानी आपने ब्लड प्रेशर रखना है। अगर आपकी दवाइयों से इसके दरमियान ब्लड प्रेशर रहता है तो फिर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है। अगर 140/90 से ऊपर होता है तो फिर दवाई को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। सही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही आज की, और इंशाल्लाह रमज़ान में फिर मज़ीद इस पर बातचीत करेंगे।
जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान शुरू होने वाला है तो अपनी दवाइयाँ जो हैं उनको एडजस्ट करवा लें। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो अपना चेकअप ज़रूर करवा लें। इसी तरह रमज़ान में भी कोशिश करें कि पानी की इनटेक बेहतर रहे, आप वॉक करते रहें और अपनी दवाइयाँ जो हैं उनको वक्त वक्त पर ज़रूर लेते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।